नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड एनबीएस केवीएस डी ट्रिपल एस बी नेट जेआरएफ हिंदी में और यह प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इससे पिछला वीडियो देखना है प्रैक्टिस सेट 5 तक, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है जीआईसी हिंदी प्रवक्ता के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर इसे भी डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, देसिल बआना सब जन मिट्टा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? देसिल बआना सब जन मिट्टा, यह जो प्रसिद्ध उक्ति है किसने कही थी? चलिए आप जल्दी से आप लोग इसका आंसर पुटअप करिए, क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया है विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति। विद्यापति की यह युक्ति है कि देसिल बआना सब जन मिट्ठा। इसका अर्थ अगर देखा जाए तो अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। ये युक्ति है विद्यापति की। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 10, 12, 16, 14। जल्दी से आंसर इसका पुटअप करें। 10, 12, 16, 14 विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। कुल जो है 14 ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? इनमें से कौन सी रचना जो है आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। जल्दी से आंसर इसका बताएं। तो इसका आंसर होगा बी, विद्यापति पदावली। ये रचना जो है आदिकाल की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? विद्यापति के जो पद हैं किस भाषा में रचित हैं? तो ये है मैथिली भाषा में। आंसर इसका होगा बी, मैथिली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, तो इसका प्रमुख रस क्या है? शांत है कि हास्य है कि करुण है कि वीर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी, वीर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कौन सी रचना है? तो उस रचना का नाम है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? यानी कौन सी रचना किए थे जिसके आधार पर इनको माना जाता है कि ये मैथिल कोकिल कहलाए? तो वो था पदावली। इसमें आंसर होगा ए, पदावली। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक इसमें पूछा जा रहा है कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, मतेश्वेंद्र नाथ। मतेश्वेंद्र नाथ। यह कहीं कहीं गोरखनाथ भी देता है, तो इसमें बी और सी दोनों आंसर हो सकता है। यहाँ पर दोनों दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो उस कवि का नाम बताइए। विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कौन सा नाम जो है नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कौन सा नाम है? तो इसमें आंसर होगा कड़हपा।
सी आंसर होगा कड़हपा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता कौन थे? तो वो थे आदिनाथ। आंसर इसमें ये होगा आदिनाथ। आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? किसका संबंध जो है इसमें सिद्ध साहित्य से नहीं है? दिया है सरहपा, कुक्कुरिपा, सबरपा, गोपीचंद। तो इसमें जो है सिद्ध साहित्य से नहीं है, तो इसमें आंसर होगा डी, गोपीचंद सिद्ध साहित्य से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या बताइए आप आंसर, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 86 है कि 11 है कि 84 है कि 9 है? तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। आंसर इसमें हो जाएगा डी, 9। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? अभी एक क्वेश्चन हुआ था इससे, सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। इसका करेक्ट आंसर चलिए पुटअप करिए, कौन सा हो सकता है इसमें आंसर? तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा ए, सिद्ध साहित्य से। सरहपा का संबंध किससे है? तो ये सिद्ध साहित्य से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। तो गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ, ए आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, ये बताना है। तो चलिए आप लोग इसमें पुटअप करिए आंसर, कौन सा हो सकता है इसमें। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ, ये सही नहीं है। सिद्ध साहित्य का जो है पिंगल भाषा में हुआ, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वो थे गोरखनाथ। आंसर हो जाएगा ए, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो शून्य का पूरक तत्व क्या था जो सिद्धों की साधना थी? तो वो था, देखिए ऑप्शन दे, वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। जल्दी से इसमें आंसर पुटअप करिए, क्या हो सकता है? तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा ए, वज्र। सिद्धों की साधना में शून्य पूरक तत्व क्या था? वज्र था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है सिद्ध कवियों द्वारा? दिया इसमें डिंगल, अपभ्रंश, अवहट, संधा। इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट डी, संधा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो हठ योग का क्या अर्थ है नाथ संप्रदाय में? तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, यानी दोनों का योग होता है क्या? हठ योग। सूर्य और चंद्रमा के योग को जो है हठ योग कहा जाता है, इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भक्ति काल की समय सीमा अगर देखा जाए 375
भक्ति काल का अगर समय सीमा देखा जाए तो 1375 ये संवत है, ये आपका हो जाएगा विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत के तक माना जाता है भक्ति काल की समय सीमा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इसमें कौन सी विशेषता लागू होती है? तो वह है अहंकार का त्याग, अहंकार का त्याग। क्वेश्चन नंबर 23 है, नामदेव का संबंध किस देश से है? नामदेव का संबंध जो है किस देश से है? तो वो है महाराष्ट्र से। आंसर होगा 20 में महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? अभी इस क्वेश्चन बताएं, इसमें पलट दिया गया क्वेश्चन। तो वह होती है भावधारा कौन सी? भक्ति की, यानी भक्ति काल आता है इसमें 1375 से 1700 ईस्वी तक के संवत को। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ऑप्शन दिया है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। चलिए आप इसका आंसर बताएं। तो महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले आता है किनका नाम? नामदेव का। आंसर हो जाएगा डी इसमें नामदेव का। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।